Good morning, students. Today we start the unit number 10. Next point, SARC, Association or Organization. आज आपण प्रकरण क्रमांक 10च पुढचा मुद्दा अभ्यासतोय तो म्हणजे सार्क या संघटनेची माहिती आज आपण पाहणार आहोत. आता ही संघटना कुठे आहे तर त्यावरून हिचं नाव ठरलेलं आहे. सार्क इन इंग्लिश साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर द रिजनल कोऑपरेशन. म्हणजे काय? दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार संघटना या नावातून या संघटनेचे नामकरण झालेलं आहे. म्हणजे दक्षिण आशियामधील जे काही देश आहेत त्या देशांनी स्वतःचा प्रादेशिक विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून ही संघटना निर्माण झाली आहे. दक्षिण आशिया खंडातील यामध्ये प्रामुख्याने देश आहे. आता ही संघटना निर्माण कशी झाली याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. इन सार्क संघटना इन 1981 1981च्या अगोदरचा हा कालखंड आहे. त्यावेळेचे बांगलादेशाचे राष्ट्राध्यक्ष जिया उर रहमान in this period Bangladesh president Zia ur Rahman his idea this organization ही कोणाची कल्पना आहे तर जिया उर रहमान यांची कल्पनेतून बांगलादेश विच कंट्री इन्क्लुडिंग इन दिस ग्रुप ऑर्गनायझेशन यामध्ये कोणकोणते देश आहेत पहा. बांगलादेश तुम्ही शिकलेला आहात तरी देखील परत एकदा शिकतोय. प्रामुख्याने बांगलादेश या ठिकाणी विचार करायचा कारण तो संस्थापक कल्पना त्याची आहे. त्यानंतर भारत आहे, त्यानंतर नेपाळ आहे, त्यानंतर पाकिस्तान आहे. हे आपले शेजारचे राष्ट्र आहेत म्हणजे ज्यांचा आपल्या भूभागाशी संबंध येतो आहे. त्यानंतर याशिवाय आपल्याला इथं पाहिजे तर भूटान जो आणखी एक भूभागाने आपल्याशी संपर्कात असलेला देश आहे. त्यानंतर आपल्याला पाहिजे आहे श्रीलंका, हा देखील या गटामध्ये समाविष्ट असलेला देश आहे. आणि त्याचबरोबर अरबी समुद्रातील मालदीव हा देश देखील या गटामध्ये समाविष्ट आहे. आता या सर्व देशांची दिस countries is participate in SARC organization and every country the foreign secretary is the important person in foreign ministry. Foreign secretary meeting organized in 1981 in Colombo. म्हणजे 1981 साली जो काय म्हणता येईल त्याला परराष्ट्र खात्याचा सचिव आहे सर्व देशांची त्यांची मीटिंग कोलंबो येथे झाली. आणि या बैठकीमध्ये इन दिस मीटिंग बेसिकली वी डिसाइड मीन्स ऑल कंट्रीज डिसाइड टू डेव्हलप our regional area in basically agriculture department, rural department, same time population, health related, trading related जितने भी इश्यूज है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगे ऐसा डिसाइड किया गया है. इसके बाद 1983 म्हणजे 1983 साली दिल्ली येथे यांची एक मीटिंग भरली. भारताची राजधानी असलेल्या आपल्या दिल्लीमध्ये या ठिकाणीची एक बैठक घेण्यात आली आणि या बैठकीमध्ये सार्क या संघटनेचा काय केलाय जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय. काय केलाय जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ द सार्क ऑर्गनायझेशन डिक्लेअर इन 1983 इन दिल्ली. 1983 साली दिल्ली येथे जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याचं काम केलेलं आहे. त्यानंतर 1985 साली ढाका येथे सार्क या संघटनेची स्थापना झाली. 1985 in Dhaka established SARC organization. Means SARC organization year is 1985. म्हणजे 1985 साली सार्क या ठिकाणी सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी येऊन काय केलेलं आहे तर या संघटनेची स्थापना केलेली आणि त्या संघटनेचे ध्येय धोरणे त्यांनी डिक्लेअर केले. दे डिक्लेअर देअर aims or object in
ढाका। अब उसमें क्या क्या था, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स या एम्स डिसाइड किए थे. फर्स्ट इज सदस्य राष्ट्रांच्या सर्वांगीण विकासाला सहकार्य करणे व विकासाचा वेग वाढवणे. in short, the cooperation is a needy for every peoples they develop our nation. म्हणजे यहाँ पे ये कंट्रीज एक दूसरे को मदद करेंगी एवरी सेक्टर में, जिसका यूज करके एवरी कंट्री की डेवलपमेंट होगी. सेम टाइम और एक टू अपोज टेररिज्म एंड स्मगलिंग नार्कोटिक्स. काय दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांना विरोध करण्याचा एक महत्वाचा उद्देश या ठिकाणी निश्चित करण्यात आला होता. पहिला आहे सहकार्य, दूसरा आहे दहशतवाद यानी की टेररिज्म, आणि अंमली पदार्थ यानी नार्कोटिक्स, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स यांना विरोध करायचा. हे दुसरं महत्वाचं वैशिष्ट्य या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर परस्पराबद्दल विश्वास वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकमेकावर सहकार्य करणे. इन शॉर्ट, इसका यूज करके हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सीखें. हम यानी ये कंट्रीज, और ये कंट्री एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे. और इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे भी साउथ एशिया की बारे की बात में की जाएगी, तब सभी एक दूसरे को हेल्प करेंगे. इतना इसके बारे में सोचा है. और इंटरनेशनल लेवल पे सोशल इश्यूज या सोशल कह सकते हैं, इंटरनेशनल सोशल थिंग्स से रिलेटेड जितना भी चीजें आएंगी, वहां पे ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. ये एम्स इन्होंने डिसाइड किया गया. अब सार का अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई, और उसके बाद यहाँ पे मेन सेंटर यानी मेन ऑफिस कहां पे बनाया गया, तो नेपाल की कैपिटल है कौन सी, काठमांडू. यहां पे इसका कैपिटल बनवाया, मेन ऑफिस बनवाया गया. कहां पे, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसका सार का एक क्या है, एक मेन ऑफिस बनाया गया. और यहां पे एवरी ईयर में हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जाएगी. और यहाँ पे ऑफिस में कुछ ऐसे पर्सन्स स्टाफ बनाया गया जिसमें थे सरचिटणीस, 7 संचालक आणि कर्मचारी वर्ग, यानी कि जनरल सेक्रेटरी थे, 7 डायरेक्टर्स थे, स्टाफ्स थे. ये मेन ऑफिस में पूरे साल सार्क ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालने का काम करते थे. और यहाँ पे अब इनके जनरल सेक्रेटरी है, स्टाफ है, ये 7 डायरेक्टर्स थे. इनके ये लोगों का खर्चा कहां से निकले, इन लोगों का खर्चा जो कंट्रीज है यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन करके वो खर्चा देने का काम करेंगी. और यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी था या मेन सेक्रेटरी था, उसका पीरियड वो कितने साल तक उस जगह पे रहता था, 3 इयर्स तक ये वहां पे जॉब कर सकता था, या 3 इयर्स तक वो कंटिन्यूसली काम को वहां उस प्लेस पे करता था. और उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए नेक्स्ट कंट्री का मेंबर यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी चुना जाता था. ये ऐसे एक पॉलिसी यहाँ पे इन्होंने डिसाइड की गई. और फर्स्ट टाइम सार का जब फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, तब बहुत सारी चीजें वहां पे उन्होंने डिसाइड की गई थी. उसमें क्या है, तो जो नॉन कॉर्पोरेशन नहीं, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज है. क्या है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज को सपोर्ट करने के बारे में सोचा था. सेम टाइम फ्रीडम के बारे में एवरी कंट्रीज के, सेम टाइम जोग्राफिकल हेल्प एक दूसरे को करने के बारे में सोचा था. इक्वेलिटी या जो इंटरनल प्रॉब्लम से या एक दूसरी कंट्री के वो वहीं पे सॉल्व किया जाए. इतने सारे बारे में इन कंट्रीज ने अपनी बात कर, यहाँ पे ये बात करते थे सार्क में, जिसकी वजह से साउथ एशिया में पीसफुल कंडीशन मेंटेन हो और डेवलपमेंट हो सके. अब इसके सिवा चैलेंजेस ऑफ द सार्क, ऑफ
टॅकल. सार्कने कोणकोणते सार्क संघटनेचे आव्हानं कोणकोणते होते यावर आपल्याला अभ्यास करायचा है. मेन यहाँ पे सार्क को प्रॉब्लम थी तो वो थी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम. एवरी कंट्री की इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल कंडीशन सेम नहीं थी. क्या थी? इकोनॉमिकल कंडीशन सेम नहीं थी. सेम टाइम डिफेंस के ऊपर एवरी कंट्री का जो भी मीन्स संरक्षण विभागावर होणारा खर्च हा वेगवेगळा होता. सेम टाइम ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवरी कंट्री में सिमिलर नहीं थी. सेम टाइम सम कंट्रीज में फार्मिंग डेव्हलप नाही था. म्हणजे कृषी विभागात सर्व देशांमध्ये सारखा विकास नाही झालेला. सेम टाइम अब यहाँ पे टेररिज्म बढ़ रहा है यानी दहशतवाद वाढत होता. सेम टाइम सम कंट्रीज में पॉप्युलेशन बढ़ रही म्हणजे लोकसंख्येचा विस्फोट होतोय. सेम टाइम अनादर कौन सी प्रॉब्लम थी? ट्रेडिंग रिलेटेड. कुछ कंट्री में ट्रेडिंग डेवलप था, कुछ कंट्री में ट्रेडिंग डेवलप नहीं था. ओके. सेम टाइम अब यहाँ पे इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकशाही शासन पद्धति है, तो हर कंट्री में अलग क्या थी? वहां पे अपनी एक टेक्निक थी या डेमोक्रेसी की टाइप था. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वहां पे पॉलिसीज का यूज करते गवर्नमेंट चलाते. सेम टाइम यहाँ पे रीजनल एंड लँग्वेज में भी डिफरंट थी म्हणजे भाषिक आणि धार्मिक वैविध्यता थी. यामुळे हे सर्व प्रश्न सार्क या संघटनेला हाताळावे लागत होते, आव्हान होते. दिस प्रॉब्लेम्स टैकल बाय सार्क ऑर्गेनाइजेशन. क्या है? सार्क ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे प्रॉब्लम्स सार्क ऑर्गेनाइजेशन फेस करते. फिर भी सक्सेस ऑफ सार्क म्हणजे सार्क संघटनेला यश मिळालेलं आहे. यामध्ये काय तर बांगलादेशामध्ये कृषी माहिती केंद्र सुरू करून बी बियाणे पशुधन मत्स्य उत्पादन संशोधन सुरू केलं. इन बांग्लादेश फार्मिंग रिलेटेड एक सेंटर स्टार्ट किया जहां पे सीड्स में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो उसके लिए वो काम करते थे. सेम टाइम जो एनिमल हस्बेंड्री में भी काम करते थे. सेम टाइम जो फिश है फिश की पैदावार बढ़ाने के लिए भी ये लोग सोचते थे. सेम टाइम काठमांडू में एक अस्थि रोग निवारण केंद्र स्टार्ट किया है. मीन्स काठमांडू में जो नेपाल की कैपिटल है वहां पे इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी हॉस्पिटल स्टार्ट किया जो अस्थि रोग यानी कि ऑर्थो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया. सेम टाइम सार्क ने टुरिज्म को बढ़ावा देने का भी काम किया. सार्क ने क्या किया है? पर्यटनाला वाढीसाठी मदत केली. आणि त्याचबरोबर जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब उनकी डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उन्होंने हेल्प किए. सेम टाइम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उच्च स्तरीय आर्थिक सहकार्य मंडळ स्थापन केलेला आहे. यानी कि ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का बनाने का काम किया है जिससे वो डेवलपमेंट करते थे. इसके सिवा सार्क के इस्लामाबाद में एक क्या किया है? मनुष्यबळ विकास केंद्र स्थापन केलेलं आहे. आणि अंमली पदार्थांना व्यापाराला विरोध करण्याचं काम देखील केलंय. डाक सेवा असेल दळणवळण आहे यांच्यासाठी देखील अनेक समित्या या संघटनेच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या आहेत. त्यानंतर 1993 साली दक्षिण आशियाई प्रादेशिक व्यापार करार करून त्यामध्ये व्यापारामध्ये वाढ करण्याचं काम केले. 2004 साली दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र म्हणजे दक्षिण आशियातले देश एकमेकाच्या देशामध्ये जाऊन व्यापार मुक्तपणे करू शकतात या संघटनेची निर्मिती केलेली आहे. इसके लिए सार्क के अंडर बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बनाया गया है. सेम टाइम जो स्मगलिंग हो रही है नार्कोटिक्स की उसको ड्रग्स की उसको स्टॉप करने के लिए भी ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है. सेम टाइम पोस्टल सर्विस है ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट के लिए भी काम इन्होंने स्टार्ट किया है. सेम टाइम 1993 में उन्होंने साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया है. सेम टाइम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2004 में उन्होंने एग्रीमेंट किया है जिसके अंडर ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सके. इतना सारा सार्क का काम इन 7 कंट्रीज में
कंटिन्यूसली होता रहा है। ये हुआ सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रकुल देशांबद्दल पाहायचं आहे। राष्ट्रकुल यानी क्या? जिन्होंने कभी ना कभी इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड वहां पे रूलर थे, उनके उन कंट्रीज के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।